बिहार में इस बार वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम सिर्फ 25 दिन में पूरा करने की बात हो रही है, जबकि पिछली बार ये काम करने में 2 साल लग गए थे। यही हाल स्थायी सर्टिफिकेट और स्थायी निवास प्रमाण पत्र का भी है। बिहार में बाहर से आकर बसने वालों की संख्या बहुत कम है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा है कि जिन लोगों के पास कोई पहचान या दस्तावेज नहीं है, उनके लिए डेमोक्रेटिक सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके लिए समय बहुत कम है। एक और सर्टिफिकेट है जो लोग जमा कर सकते हैं, वो है सरकार की तरफ से दी गई जमीन या घर का सर्टिफिकेट। लेकिन दिक्कत ये है कि जमीन को लेकर कोई साफ डेटा उपलब्ध नहीं है। अभी हाल ही तक इस पर सर्वे चल रहा था और जब इस पर हंगामा हुआ तो उसकी स्पीड कम कर दी गई। हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है जो सरकारी मकानों में रहते हैं, लेकिन जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना वाले घरों में रहते हैं उन्हें कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। रिपोर्ट में एक महिला योगिता देवी का जिक्र है जो कहती है कि उनके परदादा के पास कुछ जमीन थी जो उनके पिता और फिर उनके बच्चों में बढ़ती चली गई। अब अगर कोई अपने परिवार की जमीन के कागजात जमा कर दे तो सरकार कह सकती है कि आपके पास तो अच्छी जमीन है, आपको राशन नहीं मिलना चाहिए। बहुत से लोगों के यहाँ माता पिता के गुजर जाने के बाद जमीन का बंटवारा कागजों में नहीं होता। कौन से दस्तावेज देंगे? क्या उन सभी को भागदौड़ करनी पड़ेगी? ऐसे कितने ही लोग हैं जो इस बार शायद वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है, बिहार की जनता को अचानक इतनी बड़ी परेशानी क्यों दी जा रही है? हर किसी के पास आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड को यहाँ मान्य नहीं माना जा रहा है, जबकि बाकी राज्यों में आधार कार्ड से वोटर आईडी बन जाते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो फॉर्म नंबर 6 है वो नए वोटर्स के लिए होता है। उसमें साफ लिखा है कि जन्म की तारीख और पता साबित करने के लिए 6 में से कोई एक दस्तावेज चल सकता है और उसमें आधार कार्ड भी शामिल है, यानी दोनों चीजों के लिए आधार कार्ड वैलिड है। फिर बिहार में आधार कार्ड को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि देश में 90% से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड मौजूद है? द हिंदू में राहुल शास्त्री ने लिखा है कि आधार को मान्य बनाने की वजह सिर्फ ये नहीं हो सकती है कि वो सबके पास है, लेकिन इसी आधार कार्ड से जाति प्रमाण पत्र बन सकता है जो वोटर लिस्ट की दोबारा जांच में जमा कराया जा सकता है। तो फिर इसे वोटर लिस्ट के लिए क्यों नहीं लिया जा रहा है? एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पूजा कुमारी का जिक्र है। उनका वोटर कार्ड हैदराबाद में बना है और सिर्फ आधार कार्ड से बना है। जब पासपोर्ट, हवाई सफर और बाकी बड़े दस्तावेज आधार कार्ड से बनते हैं तो वोटर कार्ड के लिए कैसे कमजोर हो गया? UIDAI की साइट पर लिखा है कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। तो सवाल ये उठता है, ये नया वोटर कार्ड बन रहा है या नागरिकता का रजिस्टर? असम में जब NRC बना था तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बना था। क्या अब चुनाव आयोग की निगरानी में वही काम बिहार में हो रहा है? अब जब बिहार की जनता इतनी परेशान है तो JDU और BJP क्यों चुप है? एक्सप्रेस की रिपोर्ट में JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान है। वो कहते हैं कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को बूथ लेवल पर एजेंट लगाने चाहिए थे ताकि वो BLO के साथ मिलकर काम कर सके, लेकिन हर पार्टी के पास बूथ लेवल पर एजेंट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एक पार्टी ऐसी है जिसके पास हर बूथ पर एजेंट है। क्या इसी वजह से उसे इस प्रक्रिया का ज्यादा फायदा मिलेगा? क्या ऐसा इंतजाम किया जा रहा है कि जब मामला और आगे बढ़ेगा तो NRC की बात ज्यादा जोर पकड़ेगी और फिर बाहरी और घुसपैठी की बात शुरू हो जाएगी? दिल्ली चुनाव के समय भी ऐसा ही हुआ था। सवाल उठा था, जब गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा आपके पास है तो फिर ये अवैध लोग दिल्ली तक कैसे पहुंच रहे हैं? बिहार के 8 करोड़ वोटर्स को शक की नजर से देखा जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि पहले अपनी नागरिकता साबित करो, तभी वोट डाल सकते हो। तो चुनाव आयोग को साफ साफ बता देना चाहिए कि ये वोटर लिस्ट अपडेट हो रहा है या NRC की तैयारी चल रही है। आइए अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज की। हमास ने एक अहम बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने प्रस्ताव का जवाब मध्यस्थता करने वाले देशों को सौंप दिया है। ये जवाब सकारात्मक है और हमास का कहना है कि वो बहुत गंभीरता से इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए बातचीत शुरू करने को तैयार हैं। हमास ने बताया है कि उन्होंने अपने सभी अंदरूनी विचार विमर्श पूरे कर लिए हैं और अन्य फिलिस्तीनी संगठनों से
से भी चर्चा की है। इसके बाद ही उन्होंने ये जवाब सौंपा है ताकि अपने लोगों पर हो रहे हमलों को रोका जा सके। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने यह बयान जारी किया है कि वो अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वहीं अल अरेबिया टीवी ने खबर दी है कि हमास ने गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक जवाब दिया है और कहा है कि वो इस प्रस्ताव के मूल बिंदुओं से सहमत हैं। हालांकि हमास ने प्रस्ताव में कुछ छोटे मोटे बदलाव जरूर किए हैं और कुछ बदलावों की मांग की है ताकि वो उनके लिए स्वीकार्य हो सके। टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी खबर दी है कि हमास ने बिचौलियों को बंधकों से संबंधित प्रस्ताव पर सकारात्मक जवाब दिया है। कुल मिलाकर संकेत ये मिल रहे हैं कि एक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद बन रही है, बशर्ते दोनों पक्ष लचीलापन दिखाएं और मध्यस्थ देश एक स्थायी समाधान के लिए दबाव बनाए रखे। सल्तनत के वक्त एक मंदिर बनाया गया था जो बिल्कुल मस्जिद के पास ही बना दिया गया था। उस समय शायद इसका कोई खास मकसद नहीं था। जब ये मंदिर और मस्जिद पास पास बने थे तब मुसलमानों ने इनका विरोध किया था, लेकिन उस दौर में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि मुगल सल्तनत का असर कम हो चुका था। लाल किले में मुगल बादशाह की ताकत खत्म हो गई थी और अंग्रेजों का कंट्रोल बढ़ने लगा था। इसी दौरान मराठों ने यहाँ पर एक नया कदम उठाया और एक मंदिर की तामीर कर दी। उस वक्त मुसलमान आजादी की लड़ाई में बिजी थे, वो अंग्रेजों को रोकने की कोशिश में लगे थे। इस बीच में ये मसला यूं ही चलता रहा। फिर 1920 में ये मुद्दा दोबारा सामने आया, लेकिन तब भी ब्रिटिश हुकूमत ने न मुसलमानों की बात सुनी और न ही हिंदुओं की। मस्जिद और मंदिर दोनों पास पास बने रहे और मामला वहीं रुका रहा। 1968 में एक समझौता भी हुआ था, लेकिन अब फिर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में फैसला दिया है और हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इस दौर में जब मुसलमानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये फैसला थोड़ी राहत जरूर देता है। हालांकि ये कोई आखिरी फैसला नहीं है, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे सुनवाई चलती रहेगी। फिलहाल कोर्ट ने ये मानने से मना कर दिया है कि वहां पर कोई विवादित ढांचा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रहे DY चंद्रचूड़ ने 1991 के वर्शिप एक्ट के बावजूद मस्जिदों का सर्वे करने का जो रास्ता खोला था, उसी के चलते अब कई मस्जिदों पर विवाद बढ़ गया है। कई मस्जिदों को लेकर नए खतरे मंडराने लगे हैं। संभल का मामला भी इसी वजह से सामने आया। अभी कोई पक्का हल नहीं निकला है, लेकिन फिलहाल थोड़ी राहत जरूर मिली है।